Hey guys, this is Adam Leonardo Cap and welcome to my channel. Today we will deal with moment of inertia. Yeah, I know it's a very hot topic if you study rotations. Okay. In previous video, I have talked about angular momentum, which was again a very interesting topic because I have already told you the angular momentum is a great concept, not for classical mechanics, what you are using to study for simple objects, but it has greater, concepts in quantum mechanics, cosmology, in general relativity, special relativity. In all these situations, it has great implications. और वहाँ से हमने देखा था, and from there we have shown you that we have defined something and give you the idea of what is the structure of moment of inertia. And today in this video we will deal with what is moment of inertia, why we call it moment of inertia, and how to calculate moment of inertia for several bodies. So guys, if you haven't subscribed my channel yet, what are you doing, man? Just do subscribe and hit the bell icon. And please, if you're new, please do share to your friends. Okay, so this is it. But yeah, आज हम शुरू करने से पहले मैं कुछ तुम्हें बताना चाहता हूँ कुछ मूवीज के बारे में, ठीक है। आज के दिन जो मूवी रिलीज हुई है वो टेनेट, इसे तो जरूर देख लेना दोस्तों। टेनेट, हाँ, ये क्रिस्टोफर नोलन की जो बनाई हुई एक मास्टरपीस है। इट गिव्स यू द आइडिया ऑफ टाइम इन्वर्जन, ओके। और टाइम इन्वर्जन पे आज के टाइम में जो कॉन्सेप्ट उसमें यूज किया गया है, इंट्रोपी कॉन्सेप्ट, इट्स रियली इंटरेस्टिंग बिकॉज पीपल आर वर्किंग ऑन दैट कॉन्सेप्ट कि हाउ द इंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज एक्चुअली द वे इट इज, और इंट्रोपी का जो रिलेशन है वो टाइम के साथ रिलेशन है, ओके। सो दिस मूवी यूजेस दिस टाइम इन्वर्जन फिनोमेना एंड ऑल्सो जो एक्शंस उसमें है, इट्स काइंड ऑफ अ रिवर्स, यानी माइंड ब्लोइंग है। तो आई रिकमेंड यू प्लीज वॉच दिस टेनेट मूवी। किसी ने मेरे को पे नहीं किया प्रमोशन के लिए, ओके, बट इट गिव्स यू एन ग्रेटर थिंग कि मेरे ऑडियंस को पता चलना चाहिए कि आपको किस तरह की मूवी देखनी चाहिए। और अगर आपने मूवी नहीं देखी है द ब्यूटिफुल माइंड, यू मस्ट रियली अ ब्यूटिफुल माइंड और द ब्यूटिफुल माइंड, आई थिंक अ ब्यूटिफुल माइंड होगा, ओके। तो अ ब्यूटिफुल माइंड इज बेस्ड ऑन अ मैथमेटिशियन, वी कॉल इट, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम। या ये जो मैथमेटिशियन के लाइफ पे बेस्ड है, जिसने इकोनॉमिक में ऐसी थ्योरी दी जिसने पूरी तरह से इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को क्या कर दिया, बिल्कुल एक स्ट्रक्चर दिया, एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर दिया। इसे हम कहते हैं गेम थ्योरी। इट्स ऑल्सो अ मास्टरपीस। उसके बाद अगर आपने एक मूवी नहीं देखी है, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, दिस इज बेस्ड ऑन रामानुजन। तो ये भी बहुत ही बेहतरीन मूवी है, ओके। जो रामानुजन, जो मैथमेटिशियन, इंडियन जीनियस मैथमेटिशियन के बेस पे बनाई गई है। यू नो, पता है रामानुजन का जो एक फॉर्मूला है जो उस जमाने में दे रखा था, उन्होंने 1800 के आसपास 1850s में दे रखा था। ही जस्ट प्रपोज अ फॉर्मूला फॉर ब्लैक होल्स। आपने सुना है ब्लैक होल्स के बारे में? तो उनके इक्वेशन से हम जो है आज के टाइम के जो फिजिसिस्ट है उनके इक्वेशन से, उस जमाने में जहां ब्लैक होल के बारे में लोगों को कुछ आइडिया नहीं था, उनका इक्वेशन से वो स्टडी करते हैं, ब्लैक होल्स के सरफेस को स्टडी करते हैं कि उसका सरफेस में किस तरह से चीजें होती है, डायनेमिक्स को स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ रामानुजन। तो इस लेवल की उनकी जीनियसिटी थी। एंड हु कैन फॉरगेट अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक बायोग्राफी है जो नेशनल जियोग्राफी ने बनाई थी, आई थिंक 2017 और 16 में। इसका नाम है जीनियस। आप जस्ट सर्च करना जीनियस, ओके, वहां से आपको मिल जाएगा। तो इट्स इंटरेस्टिंग कि बहुत लोगों को पता है अल्बर्ट आइंस्टाइन के थ्योरी के बारे में, बट अगर आपको जानना है उनके लाइफ हिस्ट्री को, किस तरह से उनकी थिंकिंग थी, क्या पैटर्न था, कैसे उनकी जो वाइल्डनेस क्रेजी आइडियाज थे अथवा एंटी अथॉरिटियन थे, उनको जानने के लिए आपको ये पूरे एपिसोड देखनी पड़ेगी। 10 एपिसोड्स हैं, आई थिंक 40 to 50 मिनट्स का, ओके। इट विल नॉट टेक टू मच टाइम टू फिनिश दिस थिंग। तो इट्स अगर आप फिजिक्स स्टडी कर रहे हो और फिजिक्स के बेस्ड पे बहुत सारी मूवीज नहीं देखे आपने, तो फिर ये बेकार है। फिजिक्स पढ़ने में यही मजा है कि जब आप फिजिक्स पढ़ते हो, उन सब चीज़ों का रिलेशन किस तरह से लोग मूवीज में यूज करते हैं, कैसे कैसे चीजें हो रही है, दैट इज इंटरेस्टिंग। और आपने
और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियस ऑल्सो, जिसे हम कहते हैं टेस्ला। तो टेस्ला पे भी एक मूवी बनी हुई है, ओके, जिस आपने सर्च करना है, टेस्ला पे डॉक्यूमेंट्री भी है जो यूट्यूब में अवेलेबल है। तो उनके भी डॉक्यूमेंट्री को आप इजीली देख सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको बताएगी कि साइंस क्या है, और इनका जो एक्सप्लेनेशन होता है वो बहुत ही अच्छा, जो एक जनरल ऑडियंस के लिए लेक्चर होता है। ये नहीं कि मेरा लेक्चर आप दे दो और उन्हें समझ में नहीं आएगा जनरल ऑडियंस को, ओके। सो यू हैव टू बी स्पेशलाइज्ड टू अंडरस्टैंड माय लेक्चर्स, बट दीज movies, they have beautifully constructed and used a very simple language to communicate with general audience, जिसे आपको मज़ा आएगा। वहाँ पे एनिमेशंस हैं, वहाँ पे सब चीज़ें विजुलाइज हैं। और अगर आपने इंटरस्टेलर नहीं देखा तो आई थिंक यू हैव टू गो एंड सी इंटरस्टेलर। ये मूवी क्रिस्टोफर नॉलन ने ही बनाई है, क्रिस्टोफर नॉलन, याद रखना, हिज मूवीज आर ग्रेट। यू नो, इंसेप्शन उन्होंने ही बनाया था। काइंड ऑफ कंफ्यूजन कि क्या है, वी आर लिविंग इन ड्रीम और समवेयर एल्स। That movie was also based on a very creative, you know, mindset कि क्या चीजें हैं, you know, कोई इसे सोचता नहीं है ऐसे। तो इंटरस्टेलर में अल्बर्ट आइंस्टाइन के थ्योरी पे बनाई गई है, और इस मूवी को जो राइटर है क्रिस्टोफर नॉलन ने भी लिखा है इसे, और एक जो फिजिसिस्ट है जिन्हें 2018 आई थिंक, या किप थ्रोन, ओके, किप थ्रोन जो नोबेल प्राइज विनर फिजिसिस्ट हैं, और ही हैज अ ग्रेटर यू नो कि इसने डिस्कवर किया था, इसने फिगर आउट किया था, इसने इक्वेशंस दिया था ग्रेविटेशनल वेव्स की स्टडी के बारे में। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा काम अपने इंटरस्टेलर में दिखाया है, किस तरह से ग्रेविटी और स्पेस टाइम जो रिलेटेड है, कि स्पेस टाइम जब कर्व होती है तो आपको ग्रेविटी मिलेगी। तो वो सब चीज़ें आप यहाँ सीख सकते हो, ठीक है। एंड इंटरस्टेलर जो मूवी है वो कंप्लीटली बेस्ड ऑन अल्बर्ट आइंस्टाइन्स मूवी, और इट्स द बेस्ट साइंस फिक्शन मूवी अब तक के। बिकॉज साइंस फिक्शन मूवीज में होता क्या है, कुछ भी आपको दिखा देगा, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, बट इट रियली यू नो बहुत ज़्यादा देता है कि रियलिटी में एक्चुअली फिजिक्स क्या है, और उनके कॉन्सेप्ट के बेस पे इस मूवी को बनाया गया है। तो या दिस वॉज ऑल, आप नोट करो, और बेबी आई विल ट्राई टू गिव अ लिंक बिलो इन माई डिस्क्रिप्शन। और अगर नहीं भी मिलता है तो जस्ट यू सर्च इट, you just simply search it. There is available Telegram and also where you can find all these movies very easily. तो आते हैं हम मुद्दे पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पिछली बार हमने बात किया था एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आई ओमेगा, और हमने डिफाइन किया था I इज इक्वल टू समेशन, कोई भी एक जो मासेस है वो क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, तो उन ऑल द मासेस को सम कर देना है, अब प्लस उनकी डिस्टेंस का स्क्वायर है। ये जो फॉर्मूला आपको दिख नहीं रहा है कि बस एक एक्स्ट्रा आर है, जो सेंटर मास में हमने कैलकुलेट किया था, उसमें बस एक सिंपल क्या है, एक्स्ट्रा आर है। और ये जो आर है वो क्या है, जो मासेस हैं जहां से भी आप ले रहे हो वो क्या परपेंडिकुलर होना चाहिए दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन का। मीन्स कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, आप उसे रोटेट कर रहे हो, तो वो एक्सिस जितने भी आपको डिस्टेंस लेना है वहां से कोई भी डिस्टेंस जो मासेस पे जाएगा वो मस्ट बी परपेंडिकुलर, ये आर है। दैट इज द ग्रेटेस्ट कॉन्सेप्ट, बिकॉज इफ यू वांट टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एनी बॉडी, आई डोंट केयर अबाउट सम स्पेसिफिक बॉडी, बट इन जनरल एनी बॉडी, जस्ट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टेक वन आर which must be perpendicular to this axis of rotation, then your job is good. You don't have to worry about anything about, you don't have to worry about anything, okay? Pardon me for my murmuring. Well, L is equal to I times omega. Moment of inertia को मैंने define किया वहाँ, but the problem is, what is the moment of inertia? What do we understand with this moment of inertia? It's funny guy, you know, what is this? तो रोटेशन में हमारी जब आती है, बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की, बट जब भी हम देखना चाहते हैं कि हमारी जो ओरिजिनल थ्योरी थी वो क्या थी, वो थी ट्रांसलेशन के बारे में, जो न्यूटन ने हमें दिखाया था कि ट्रांसलेशन में बॉडी के साथ क्या होता है। तो ट्रांसलेशन में ये जो ट्रांसलेट हुआ कहाँ से हुआ, दिस लीनियर मोमेंटम से। और लीनियर मोमेंटम की जब हम बात करते हैं तो वहाँ एक था हमारे पास मास टाइम्स वेलोसिटी। अच्छा, टाइम्स को मैं इंटू क्यों करता हूँ, ये तो तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट लिखेगा, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये वेलोसिटी। तो मैंने कहा रोटेशंस में क्या होता है, वेलोसिटी बिकम्स ओमेगा, बट यहां तो मास था,
और ये क्या ट्रांसलेट होता है, ये आई की तरफ ट्रांसलेट हो गया। वाओ, क्या अमेजिंग चीज था। जब हमने बात किया था फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सीलरेशन, मैंने कहा था कि आप अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स दोगे तो वो एक्सीलरेट होगा, और ये जो मास है वो क्या करता है, इट्स काइंड ऑफ एन रेजिस्टेंस, इट ऑफर्स यू द रेजिस्टेंस फॉर एनी ऑब्जेक्ट। तो मास इज काइंड ऑफ रेजिस्टेंस। सिमिलरली मास इज काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, तो किसी भी आप ऑब्जेक्ट पे वेलोसिटी दो तो क्या होगा, उसमें मोमेंटम जनरेट होगा, या मोमेंटम है तो वेलोसिटी जनरेट होगा, एंड देन दिस प्रोपोर्शनल टू अगेन इट्स काइंड ऑफ रेजिस्टेंस। सिमिलरली अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट है उसे घुमाना चाहते हो, ओके, एक लाइन ऑफ एक्सिस ले लो, उसे घुमाओ, जो मासेस हैं, ऑल द कलेक्शन ऑफ मासेस एंड फ्रॉम द डिस्टेंस from the axis of rotation, it will again produce the resistance. So moment of inertia is nothing but simply a resistance, just like a mass. But mass क्या था उस टाइम में, सिंपल था, उसके पास क्या था, एक मोशन थी, ट्रांसलेशन। बट यहाँ पे मोशन क्या कंस्ट्रेंट हो गया, क्या, अबाउट सम एक्सिस। तो जब हम अबाउट सम एक्सिस लेते हैं तब देयर इज अ कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड दिस डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिफरेंट ज्योमेट्री होगी, डिफरेंट आई हो जाएगा। Obviously it makes sense, and this I is corresponds like, yeah, it is nothing but a resistance. Not at all. So yeah, this is the very funny thing, funny characteristic about this moment of inertia and nothing else. But the challenging thing is that, okay, how can we calculate the moment of inertia? We try to understand how can we calculate I for different bodies. तो हम आज कैलकुलेट करेंगे I के लिए, I का रॉड, डिस्क, रिंग एंड स्फीयर। वाओ, इतने सारे चीजों का हम कैलकुलेट करेंंगे। और जैसे कि मैंने बताया था सेंटर ऑफ मास में, सेंटर ऑफ मास में हम यानी कि ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या कंटिन्यूअस हैं, दीज ऑब्जेक्ट्स आर कंटिन्यूअस, ठीक। और आई जो हमारा है वो क्या है, अभी के टाइम में हमने इस तरह से डिफाइन कर रखा है इसे कि इट इज लाइक डिस्क्रीटनेस, यानी कि छोटे छोटे लम्स ऑफ ऑब्जेक्ट हैं उन पे है, और ये आई शुरू होगा 1 पे अप टू सम फाइनाइट नंबर पार्टिकल n। बट अगर क्या करें हम, इससे हमने क्या कर दिया कि जो भी नंबर है, जैसे कि सपोज रॉड बना हुआ है उसमें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, मेरे को पता नहीं है, तब मैंने लिमिट लगा के बोल दिया कि n भाई तू इन्फिनिटी में चला जा। तो अगर तुम यहां से देखोगे कि यार इन्फिनिट पार्टिकल को सम करना, ये तो भाई बिल्कुल ही इनफाइनाइट हो जाएगा, मैंने बोलूंगा ना भाई, इसका करने का तरीका है कि ये इतना पास है कि इट बिहेव्स लाइक अ कंटिन्यूअस बॉडी, और हम यहां करेंगे आर स्क्वायर इंटू डी एम। कहने का मतलब ये है कि सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और यहां उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो यहां से हमने क्या कर लेना है कि एक आर खींचना है जो परपेंडिकुलर होगा, और एक छोटा सा मास क्या करना है, काट लेना है, डी एम। ये आर क्या है, ऑलवेज परपेंडिकुलर। अगर ये आर परपेंडिकुलर आप नहीं लेते हो तो आपको लेना पड़ेगा। सपोज कि मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां है और मैंने यहां डाला, और आप बोल रहे हो इसको लोकेट करना है, तो मैं बोलूंगा कि चलो भाई ये आर है, तो आर का क्या हो गया, एक ये वाला कंपोनेंट हो गया, तो इसे मैं क्या कहूंगा, आर पैरेलल विद रेस्पेक्ट टू दिस वन, और ये आर परपेंडिकुलर। तो आर को हम लिख सकते हैं, आर वेक्टर इज नथिंग बट आर पैरेलल प्लस आर परपेंडिकुलर। और आपको पता है आर पैरेलल का जो कंपोनेंट होगा वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, बट आर परपेंडिकुलर का जो कंपोनेंट है वो कंप्यूट करेगा। तो दिस इज नथिंग बट आर परपेंडिकुलर स्क्वायर डीएम। So yeah, this is the most amazing thing about moment of inertia. It is similar we had calculated in center of mass. The difference is nothing but simply this r, for there r was simply r, okay, but here r is the perpendicular distance from the axis of rotations, okay. And another difference is this is r squared. Well, it is a very good thing, r squared. Maybe it will provide something funny, something more hurdle, but yeah, we don't have to worry about. तो मेरे पास क्या मिला, I मिला इज इक्वल इंटीग्रल आर स्क्वायर डी एम, और ये किस तरह से हम इंटीग्रल करेंगे। सो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये कहने का मतलब ऐसा है कि रॉड, डिस्क, रिंग, स्फीयर, इट्स काइंड ऑफ फॉर मी
or for any physics teacher, this is a very simple problems to calculate the moment of inertia, but maybe for instant it seems hard for you. But जो भी मैं इसमें ट्रिक और मेथड यूज करने वाला हूँ, इसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, सेंटर ऑफ मास में भी, और मैं जो भी चीजें बात करूंगा वो मैंने वेक्टर्स में भी कर रखा है. तो इसीलिए if you think that something is new to you, please go back and check out my those lectures. तो अब मेरे को मिल गया एक और टूल के ये जो कंटिन्यूअस बॉडीज हैं उनके लिए हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे. इसको मैं और सिंप्लीफाई बनाना चाहता हूं ये कह के कि भाई ये जो डीएम है, डीएम हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे. यानी कि डीएम तो मैंने एक छोटा सा लिया, अल्टीमेटली मेरे को क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करके पूरा एक होल बॉडी चाहिए. ओके, तो डीएम को क्या मैं ले सकता हूं, सपोज कि एक बॉडी है जिसका पूरा कंप्लीट मास एम है और उसके पास कोई एक वॉल्यूम है. तो मेरे को पता है कि रो इज इक्वल टू मास टाइम्स वॉल्यूम हो जाएगा. अगर मैंने यहां पे अगर छोटा सा मास काट लिया तो इसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, छोटा सा वॉल्यूम होगा. अगर मैंने डीएम मास काटा यहां पे तो इसकी जो वॉल्यूम है डीवी, बट क्या इसका डेंसिटी चेंज होगा, ऑब्वियसली नॉट. तो रो इज इक्वल टू आई कैन ऑल्सो राइट डीएम ओवर डीवी. अगर मेरे पास वही मास है एंड द डिस्ट्रीब्यूशन इज काइंड ऑफ अ वॉल्यूमेट्रिक, सो वी कैन राइट हियर रो इज इक्वल टू डीएम ओवर डीवी. अगर मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, मे बी एरियल होगी, उसमें कोई वॉल्यूम नहीं होगा, सिर्फ एरिया होगा, तो एरिया को मैं ले सकता हूं सिग्मा. इसे हम कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, और इसे हम कहेंगे एरियल डिस्ट्रीब्यूशन. एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन अगर होगा विल डोनेट बाय सिग्मा एंड डी एम ओवर डी एरिया. एंड इफ वी हैव दिस लाइन डिस्ट्रीब्यूशन के सिंपली एक डायमेंशन का है, तो लैम्डा हम इस्तेमाल करेंगे डी एम ओवर डी समथिंग सम लेंथ, मे बी डी एक्स डी वाई, this way. So lambda is equal to dm over dx, sigma is dm over dA, rho is dm over dv. Not a, so all good. अब हम इन सब चीजों का यूज इसको फिगर आउट करने में करेंगे. Got it? तो पहला जो हमारे पास प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रॉड, फॉर वन डायमेंशन रॉड. जो रॉड है उसका मास मेरा m है, उसकी लेंथ L है, एंड वी आर ट्रीटिंग एज दिस वन डायमेंशनल. वाओ सुपर्ब. तो ये मेरा एक रॉड है जिसकी लेंथ क्या है, 0 to L है. पर मैंने क्या किया कि इसका 0 यहां नहीं बना के मैंने 0 यहां बनाया. तो यहां से यहां तक ये क्या हो जाएगा, ये -L/2 हो जाएगा और ये +L/2 हो जाएगा. और मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया वो इसका. तो आप ये कह सकते हो कि सेंटर के अबाउट ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. गॉट इट. अब वो बोल रहा है कि इस रॉड के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है दिस गाय, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द रॉड. अब हम कैसे कैलकुलेट करें. तो बात ये है कि ये जो मूव कर रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि ये चलो भाई कोई एक्स डायरेक्शन में है. तो पहला चीज ये मेरे को मिल गया कि ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसके अबाउट मैं क्या कर रहा हूं, एक मास तो मेरे को काटना पड़ेगा. तो मैं परपेंडिकुलर एक मास काटता हूं जो यहां पे है, समथिंग लाइक डीएम. कितने डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे. इस पे जो पूरा टोटल डेंसिटी है वो क्या है मेरा, मास ओवर लेंथ. वेरी गुड. बट ये छोटे मास के लिए डेंसिटी क्या होगा, dm इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स dx. यही होगा ना. अब मैं इसका यूज करता हूं यहां कैलकुलेट के लिए. r स्क्वायर मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर. तो यहां से यहां तक मेरा ओरिजिन से यहां क्या है, x है, दैट इज x स्क्वायर्ड. dm को मैं यहां ले सकता हूं लैम्डा टाइम्स dx. अब ये dx है, अब इंटीग्रल वेरिएबल चेंज हो गया. ये कहां से कहां तक होगा, यहां से यहां तक. पर यहां से यहां तक भी तो हमारे पास रॉड है. तो ये टोटल को अगर मेरे को करना है इंटीग्रल, तो मैं लिखूंगा यहां -L/2 to L/2. लैम्डा इज माई कांस्टेंट,
लैम्डा को आप बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रल माइनस L by 2 to L by 2 x square dx. I hope you know what is the integral of this guy, lambda x cube by 3. तो यहाँ 3 में निकाल लेता हूँ, here is x cube माइनस L by 2, लिमिट यहाँ। अब आप इसे पुट कर दें तो लैम्डा बाई 3 L क्यूब बाई 8, ये माइनस है तो माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस L क्यूब ओवर 8, तो ये आएगा आपका लैम्डा L क्यूब ओवर 12, बिकॉज 8 यहाँ 2 आएगा, 2 से कट जाएगा। ओके, नाउ मेरे को पता है m इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा इंटू टाइम्स L, तो यहां पे हम लिख सकते हैं ml स्क्वायर बाई 12। तो अगर आपके पास रॉड है जो वन डायमेंशनल, इसकी मास m है, लेंथ l है, देन सेंटर ऑफ मास या फिर इसके सेंटर के अबाउट जो इसकी रोटेशन होगी वो क्या होगी, ml स्क्वायर बाई 12। इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, I इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 12 अबाउट इट्स सेंटर। तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या ले सकते हैं, L इज इक्वल टू I टाइम्स ओमेगा, एक ओमेगा से मूव कर रहा है, सो ml स्क्वायर बाई 12 टाइम्स ओमेगा। तो L किधर हो जाएगा, L ऊपर की तरफ हो जाएगा। गॉट इट? So this is the best way to calculate the moment of inertia or moment of inertia rod. Very simple calculation. There is nothing to worry about. Simply I have told you this R is perpendicular and no calculations at all. तो ये मेरी स्लो पेस है जिसकी वजह से आप ये देख पा रहे हो। अगर आप इससे कैलकुलेशन करोगे बस for some seconds, it won't take too much time to calculate these guys. तो ये जो मैं आपके सामने दे रहा हूं, इट इज अ वेरी सिंप्लीफाइड वे ऑफ कैलकुलेटिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम बात करते हैं रिंग की। रिंग क्या है, एक अगेन इसकी जो सम मास है, उसके बाद इसका कोई सरकमफ्रेंस है, और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है अगेन लैम्डा टाइप होगी, ठीक है, और प्लस इसका जो रेडियस है सम आर है। और बोलना है कि ये जो इसका मे बी कहीं पर क्या है, सेंटर है, और ये घूम रहा है इसके अबाउट, ये रोटेशन एक्सिस है, दिस इज द सेंटर। तो ये फाइंड आउट करना है कि भैया ये I इज इक्वल टू आर स्क्वायर डीएम क्या होगा। तो हम जब डीएम की बात करते हैं, जो ये मास है, ये मास क्या है, ओवर दिस ओनली बाउंड्री, यही रिंग होता है जो आप देख चुके हो, जो आप में भी पहनते भी हो। तो डीएम को मेरे को क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा छोटा। अब मुझे एक अच्छी बात यह है कि इसके अबाउट, यानी कि ये जो एक्सिस है मेरा, ये क्या करेगा, इस प्लेन पे हमेशा परपेंडिकुलर है। तो ये जो क्या है, ये इस प्लेन पे घूम रहा है, ये जो रिंग है वो इस प्लेन पे है। तो मेरे को वरी करने की जरूरत नहीं है, आर इज परपेंडिकुलर, और आर के एक फिक्स डिस्टेंस है, तो आर परपेंडिकुलर यहां क्या हो जाएगा मेरा, आर स्क्वायर। वेरी गुड। बट डीएम क्या है, मास तो यहां है, तो मेरे को यहां काटना पड़ेगा। तो चलो मे बी मैंने एक छोटा सा एंगल लिया यहां पे डी थीटा, और ये जो मैंने मास काटा यहां पे क्या है, डीएम मास काटा। तो अगर मेरे को बोला जाए कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका पूरा का पूरा रिंग का लैम्डा कितना है, डेंसिटी क्या होगा, बेबी मास ओवर, इसे हम कह सकते हैं 2 पाई आर, बिकॉज सर्कमफेरेंस क्या है, 2 पाई आर, मास का डिस्ट्रीब्यूशन उसी में है। बट ये छोटे से मास के लिए क्या होगा, तो मैं यहां लिख सकता हूं dm ओवर इस छोटा सा जो लेंथ है, ये जो मास है, ओवर क्या लेंथ होगा इसी पे, ये छोटा सा लेंथ क्या है, मे बी dl है, मैंने लिख दिया dl। तो dm को मैं क्या लिख सकता हूं, लैम्डा टाइम्स dl। तो आर स्क्वायर कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, इंटीग्रल dl। अब dl को मैं क्या लिख सकता हूं, मेरे को पता है कि d थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, dl ओवर आर। ओके, क्योंकि डीएल को मैं इंटीग्रेट कैसे करूंगा, ये तो इसके ऊपर है ना, इसको तो इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं उसे एक पैरामीटर पे देख लिया कि यहां से यहां तो मैं जा सकता हूं ना, कि यहां से लेकर मैं 2 पाई करूंगा तो मेरे को डीएल मिल जाएगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि डी थीटा इज डीएल ओवर आर, दैट सिंपली आर स्क्वायर लैम्डा, डीएल को मैं लिख सकता हूं आर डी थीटा। सो आर क्यूब लैम्डा, थीटा गोज टू 0 to 2 पाई, दैट इज 2 पाई।
अब मैं इसको लिखता हूं मास के टर्म में, तो मास, तो लैम्डा को मैं लिख सकता हूं आर क्यूब, लैम्डा को मैं लिखूंगा m ओवर 2 पाई r टाइम्स 2 पाई, 2 पाई कैंसिल, आर आर कैंसिल, सो एम आर स्क्वायर। तो अगर आपके पास रिंग है, वाओ, इफ यू आर रिंग, ओके, तो सेंटर के अराउंड जो इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी वो क्या होगी, सिर्फ एम आर स्क्वायर। व्हाट अ नाइस थिंग। देखो मैंने कोई कैलकुलेशन भी नहीं किया, और इस तरह कैलकुलेशन मैंने सेंटर ऑफ मास को फिगर आउट करने के लिए भी किया था, इफ यू नो। तो दिस टेक्निक इज टू मच इंपॉर्टेंट, डीएल डी थीटा। और यही टेक्निक आप जब इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पढ़ोगे और वहां पे जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में किया जाएगा, सेम टेक्निक ऑल्सो गोज फॉर देयर। इन ग्रेविटी ऑल्सो दिस टेक्निक कम्स, बिकॉज ग्रेविटी या मास का डिस्ट्रीब्यूशन यहां है, तो आपको बोलेगा कि ग्रेविटी निकालो। अगेन यू हैव टू डू होल कैलकुलेशन लाइक दिस। सो दिस टेक्निक इज टू मच इंपॉर्टेंट, जस्ट नोट इट डाउन, ओके। अगर मेमोराइज करना हो तो मेमोराइज भी कर लो, बट ये टेक्निक है, ओके, यू हैव टू लर्न दिस टेक्निक्स। और कॉन्सेप्ट है कि हम इंटीग्रल कहाँ कर रहे हैं, कौन से मेरे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एंड सो ऑन। डू दिस, एवरीथिंग इज फाइन। सो दिस वाज अबाउट रिंग। अब हम क्या करें, क्या करोगे, अब क्या करें, रिंग तो हो गया, अब बात करेंगे हम डिस्क के बारे में कि डिस्क क्या है। डिस्क में मास m है, बट डिस्क में क्या होता है, ये जो मास है भैया ये चारों सब में होता है, ठीक है, सब तरफ मास है। डिस्क को क्या कहेंगे, कोई एक सीडी का जो डिस्क है वो है, या फिर आपके पास कोई प्लेट है, या फिर कुछ काट लो, डेट इज डिस्क। और इसमें कुछ ना कुछ थिकनेस है। चलो फॉर टाइम भी मैं थिकनेस को क्या करता हूँ, पढ़ा देता हूँ, थिकनेस से कोई काम नहीं है। तो लैम्डा के बदले क्या होगा, इसका जो मास है वो पूरा एरियल होगा, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, सिग्मा। रेडियस इसका मैंने अभी भी आर लेनी है। तो मे बी सेंटर के अबाउट मैं देखना चाहता हूं कि ये क्या होगा, स्टिल जो भी आर होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। बट प्रॉब्लम क्या है यहां प्रॉब्लम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। रेडियस इस बार मेरा वेरी कर रहा है मास के साथ, है ना, बिकॉज कि चारों तरफ मास है तो वेरी कर रहा है। तो मैं फिर से लगाऊंगा I इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी एम, और इस एक्सिस के अराउंड ये जो आर है हमेशा परपेंडिकुलर होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर डीएम मेरा क्या है, तो डीएम को हम लिख सकते हैं, तुम्हें पता है कि अगर इसका पूरा मास m है तो सिग्मा इज इक्वल टू मास टाइम्स इसका एरिया। गुड। तो डीएम इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा टाइम्स मे बी छोटा सा एरिया, जो छोटा सा एरिया ये बनाएगा विथ सम एंगल थीटा। चलो आर को मैं यहां लिख देता हूं कि सॉरी ये आर है और ये डी थीटा हो गया, ठीक। तो मैं तो पहले कर देना है यहां पे आर स्क्वायर, डीएम को लिखना है मेरे को सिग्मा इंटू डी ए। अब प्रॉब्लम यह है कि भाई डी ए क्या होगा, तो मैं डी ए को फिगर आउट करने के लिए आपको ले जाना चाहता हूं पोलर कोऑर्डिनेट पे। और आपने अगर मेरा ये वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज जाके वेक्टर वाला देख लो, वहां मैंने डिफाइन कर रखा है कि अगर आप पोलर कोऑर्डिनेट में हो मींस आर एंड थीटा, और ये पोलर कोऑर्डिनेट का है, तो मैं इस सिमेट्री को यूज करके डीए को लिख सकता हूं सिंपली डी आर, क्योंकि आर ही वेरी कर रहा है, एंड आर डी थीटा, दैट्स ऑल। और अब जो ये आपकी इंटीग्रल बन गई वो कैसी बन गई, वो मल्टी वेरिएबल इंटीग्रल बन गई। इससे पहले भी मैं बात कर चुका हूं इस पे, और ये बहुत आसान होता है कैलकुलेट करने में। देन सिग्मा एक कांस्टेंट निकाल दो बाहर, आर स्क्वायर, डीए की जगह क्या हो जाएगा यहां पे आर डी आर, एंड देन डी थीटा, और थीटा क्या घूमेगा 0 to 2 पाई। तो अब क्या करो, इस पे इंटीग्रल यहां पे तो 0 to 2 पाई, भाई आर को मैं आर से इंटीग्रल करूंगा, 0 to r तो कंप्लीट रेडियस है इसका। देन सिग्मा आर क्यूब डी आर को करोगे तो आर 4/4 इंटू 2 पाई। अब मुझे पता है जो यहां है वो क्या है, मास जो मुझे देगा सिग्मा टाइम्स पाई आर स्क्वायर, टोटल मास यही देगा। तो सिग्मा को मैं लिख सकता हूं m/पाई आर स्क्वायर इंटू आर 4/4 इंटू 2 पाई। तो पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, तो एक बचेगा स्क्वायर यहां पे, और 2 से 2 कट गया। तो दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट आधी हो गई। वाओ, देखो रॉड में था एम आर स्क्वायर, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होती है, और डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया उससे आधी हो गई। मेरे को मतलब कि इसे कम रेजिस्टेंस
मेरे को क्या था, ये कम रेजिस्टेंस देगा। अगर मुझे डिस्क को रोटेट करना है तो इसमें मेरे को लीस्ट रेजिस्टेंट लगेगा देन इन कंपैरिजन टू रिंग। सुपर्ब, मैंने तो इसके बारे में सोचा भी नहीं था। हाँ, I is equal to half mr square, that is the magnificent thing about this। देखो कितना सिंपल से हो गया, मैंने कुछ यूज नहीं किया कोऑर्डिनेट सिस्टम। और क्या तुम्हें कहीं भी फिजिक्स यूज करना पड़ा? बिल्कुल नहीं, नथिंग, जस्ट कैलकुलेट दिस, द होल गेम इज मैथमेटिक्स। इफ यू नो इट, इफ यू नो दिस टेक्निक, देन इट विल बी ग्रेट। तो डिस्क भी हो गया मेरा चुटकी बजाते हुए। तो इस पेज से मैंने किया तो मेरे को कुछ टाइम लगा, अपने पेज से करूंगा तो ये आई थिंक 1 मिनट भी टाइम ही लेगा। अगर मेरे पास डिस्क हो गया तो अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, स्फेयर के बारे में। देखो कितना जल्दी खत्म भी हो गया यार, सोचने वाली बात है। तुमने कभी सोचा था क्या कि यार इतना सिंपल होगा? मेरे को नहीं लगता। स्फेयर, मास, अब मैं इसको क्या दूंगा, वॉल्यूम लूंगा, ठीक है ना। मैं तुम्हें एरिया वाला तुम्हें करने दूंगा और मैं वॉल्यूम वाली बात करूंगा, ठीक है। कि वॉल्यूम क्या है, सब जगह है यहाँ पे। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, रो टाइप होगा, मे बी रेडियस आर है। तो ऑब्वियसली रो जो होगा इसका मास टाइम्स वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है स्फेयर का, तो मुझे बताओगे। वेल अगेन मैं यूज करूंगा I इज इक्वल टू आर स्क्वायर DM। चलो भाई स्फेयर बनाते हैं। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये कहीं इसका सेंटर होगा। तो वॉल्यूम है तो अगेन ये पूरा हर जगह मास है। तो मैंने एक सिंपल r डिस्टेंस पे कोई एक वॉल्यूम काट लिया यहां मास का। बट ये जो r है, क्योंकि जो स्फेयर है वो तो पूरा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो r इस तरह से है, इट इज नॉट परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस। तो मैं यहां r को r तो रख नहीं सकता। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी वेक्टर्स पे, जहां मैंने बात किया था स्फेरिकल पोलर सिस्टम पे, किस पे बात किया था मैंने, स्फेरिकल पोलर सिस्टम या कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो यहां पे ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है और यहां वही मजा आता है। तो ये r है, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या होगा, ये वाला होगा। मे बी ये जो एंगल बनाता है वो होता है थीटा। तो ये जो पोर्शन है डेट इज कॉल्ड, जो पैरेलल होगी वो r cos थीटा होगी, और ये जो परपेंडिकुलर वाली भाग है वो क्या है मेरी r sin थीटा। तो ये r परपेंडिकुलर है, देखो हमेशा r नहीं होता, इस केस में ये हो जाएगा r sin थीटा। तो एक तो मेरे को रिलीफ मिल गई, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब dm को क्या लिखूं मैं, तो dm जो मैंने काटा, dm इज इक्वल टू रो टाइम्स dv। लिख दो भाई, रो टाइम्स dv। अब मेरे को क्या बचा है, तो ये जो मैंने इंपॉर्टेंट लिखा ये वाला, दैट इज ट्रू मच इंपॉर्टेंट, ओके, ऑलवेज माइंड इट। सो dv क्या होगा, मेरे को पता है dv स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है, dr टाइम्स r d थीटा टाइम्स r sin थीटा d फाई। मीन्स अगर 3 डायमेंशन में स्फेरिकल की बात करें तो इसमें 3 वेरिएबल है, r थीटा फाई, और r जो है वेरी करेगा 0 टू r सम r, ठीक। थीटा की जो लिमिट होती है वो क्या होती है 0 टू पाई। थीटा जो वेरी करेगा वो यहां से लेकर यहां वेरी करता है 0 टू पाई से। और जो फाई होता है वो फाई कहां होता है, वो फाई इस तरह से वेरी करेगा, मींस एक काइंड ऑफ सर्कल बनाएगा, और वो सर्कल कहां से वेरी करेगा 0 टू 2 पाई। और मैंने पिछले वाले वीडियो में भी कह रखा था आपको कि इट इज टू मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द लिमिट ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स। दिस इज नथिंग बट सिंपली रिमेंबर इट और जस्ट एब्जॉर्ब दिस टेक्निक। I don't know, do it, anything you like। अब मैं dv को पुट करूंगा, यहां बैठा दूंगा। तो बात करें हम इसकी, तो यहां आ जाएगा क्या मेरा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, रो तो रो कांस्टेंट है, यहां आएगा मेरा क्या, पहले dr था, फिर r d थीटा हुआ, फिर r साइन थीटा d फाई। कितने सारे r हुए, 1 2 2 4 r एंड dr। अब मैं इंटीग्रल थीटा वाला है उसको मैं अलग से करूंगा साइन स्क्वायर क्यूब। ओ भाई साहब ये तो इंटीग्रल बड़ा पंगा करने वाला है। और रो कांस्टेंट है, निकाल दो बार, और डी फाई तो भाई साहब अकेला है, इसका कुछ नहीं। मेरे को पता है डी फाई कहां से जहां जाता है 0 टू 2 पाई, थीटा जाएगा 0 टू पाई, और आर फोर कहां जाएगा 0 टू आर। ये सबसे आसान है, रो r 5/5, और ये भी सबसे आसान है। प्रॉब्लम रहा मेरा ये
साइन क्यूब डी थीटा 0 to पाई। कैसे करें? तो मैं इसे लिखूंगा 2 पाई रो r5/5। अब देखो भाई, मेरे को भूलने की बीमारी है, इसलिए मैं इसे लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं इसे रब करने वाला हूं। तो 2 पाई, ये मेरा यहां आ गया 2 पाई, हंसना मत, रो r5/5 हो गया। मैं सारे टीचर की तरह नहीं हूं, वैसे मैं कोई टीचर नहीं हूं, ओके, आई एम जस्ट हियर टू हेल्प यू। ये मुझे करने में मजा आता है। हेल्प ना भाई, मेरे को फिजिक्स करने में मजा आता है, और जो इसे करता हूँ इससे मेरी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होती है। तो अब मेरे को क्या करना, अब इसकी जो चीज़ है, ये जो इंटीग्रल है, इसे मुझे कैलकुलेट करना है। कैसे मैं करूँ कैलकुलेट? तुम्हें 0 to पाई साइन क्यूब डी थीटा। चलो बोर्ड साफ करते हैं। अब साइन क्यूब डी थीटा का जब हम इंटीग्रल करते हैं, तो क्यूब का इंटीग्रल, जब भी ट्रिग्नोमेट्री में आपको इस तरह के फंक्शंस दिए हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और उस पर जब क्यूब दिया हुआ है, यानी कि कुछ पावर n होता है, तो हम उसे इस तरह से, हम उसे करने का जो मेथड होता है, उसे हम हमेशा लीनियर तरह का बनाते हैं। साइन n थीटा, किसी भी तरह से हम ये चाहते हैं कि तुम लीनियर आ जाओ, मीन्स कि अगर सपोज तुम मल्टीप्लाई हो सकते हो थीटा के साथ, तो बड़ा मजा आएगा। यू नो, आई नो व्हाट इज द लीनियर इंटीग्रल ऑफ साइन n थीटा, ठीक है, बट साइन टू द पावर n थीटा का मेरे को पता नहीं है। तो अच्छी बात यह है कि मुझे पता है साइन क्यूब थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होती है 3 साइन थीटा माइनस, आई थिंक, साइन 3 थीटा ओवर 4। ये करना आसान है क्योंकि मेरे को पता है इसका इंटीग्रल क्या होता है। 0 to पाई 1/4 यहां आ जाएगा, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। अब ये माइनस है तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको भी एक इंटीग्रल करूंगा, एंड देन साइन 3 थीटा का भी क्या कर सकता हूं, मैं इंटीग्रल कर सकता हूं। 0 to पाई लगा दो इसमें, साइन थीटा 1/4, ये सब पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो 1/4 का रहने दो। साइन थीटा का जब हम इंटीग्रल करते हैं, इसे कहते हैं हम कॉस, माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो ये बन जाएगा आपका -3 कॉस थीटा, ठीक, 0 to पाई। सिमिलरली यहां पे भी क्या होगा, माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो यहां आएगी बात cos 3 थीटा साइन 3 थीटा इंटू डी थीटा। इसका इंटीग्रल जो होगा वो क्या होगा, माइनस कॉस ऑफ 3 थीटा, और जो भी यहां पे होगा थीटा के साथ प्रोडक्ट होगा वो नीचे डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, एंड अगेन 0 to पाई। गॉट इट? अगर आप इस पे पूरा लिमिट डालोगे तो ये जो माइनस है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे आएगा सिर्फ 6, और ये प्लस है बिकॉज पाई cos 3 पाई, cos ऑफ 3 पाई अगेन होता है -1, और cos 0 ये पुट लिमिट हो जाएगा, तो आई थिंक ये हो जाएगा 1/3 टाइम्स 2, तो ये हो जाएगा 2/3, है ना। तो बात घूम फिर के आ जाएगा 16/3 विच इज नथिंग बट 4/3। वाओ, क्या बात है। तो याद रखना, साइन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा 0 to पाई, द वैल्यू इज नथिंग बट 4/3, और मैं उसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मैं उसे लिखता नहीं बोल रहा तो फिर से मुझे वही कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो आई कैन बी रिटन एज आई कैन राइट हियर 2 पाई रो r5/5, ये 4/3 था ना, हाँ। अब मैंने क्या लिखा था यहाँ, रो इज इक्वल टू मास टाइम्स वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है भाई, 4/3 पाई r3। तो मैं रो को लिख सकता हूं ना यहाँ 2 पाई r5/5 इंटू 4/3। अगेन रो को मैं लिखूंगा मास, चल भाई तो यहां आ जा, पाई r3, पाई पाई कैंसिल, r3 2 गया, और ये 4 कैंसिल, 3 ऊपर जाएगा, 3 कैंसिल, तो यहां आएगा 2/5 m, और यहां 2 बचा r स्क्वायर। क्या बात है। तो आप बुक में देख लो, I इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर इन नो टाइम। तो कहने का मतलब ये है कि जिस टाइम आपने फिगर आउट किया r परपेंडिकुलर को, उस टाइम में आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व्ड। जो रेस्ट ऑफ द थिंग था वो था मैथमेटिक्स, एंड इफ यू नो द मैथमेटिक्स, well, there are so many softwares to give you some integrals, use that,
but you are in 11 12, so not necessary, and you will get some problem which can be easily integrable. So with this method you don't have to rely too much on physics but simple mathematics. And doing mathematics is always beautiful, do some calculations. It really is amazing. It feels amazing when you can do mathematics. So all this was nothing but some simple problems of moment of inertia which I have shown you how to calculate. So this is the end of moment of inertia, but इसके बाद हमारे पास 2 important theorems आएंगे जिसके बारे में हम next video में बात करेंगे. So for that, if you haven't subscribed, please do subscribe. And if you don't like my lecture, please give me your comment. Comment खुला है, दे सकते हो. वैसे मेरे पास viewers नहीं है तो it